भारत का एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। हरियाली से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और लोगों के दिलों में अपनापन बसा हुआ। गांव के चारों ओर सरसों के खेत फैले थे और बीच से एक छोटी नदी बहती थी जिसका पानी कांच जैसा साफ था। इसी गांव के एक कोने में दो भाई रहते थे, भोलाराम और सोहन। भोलाराम उम्र में बड़ा था, लगभग 35 वर्ष का, सादा पहनावा, शांत स्वभाव और जिम्मेदार इंसान। वहीं छोटा भाई सोहन 25 का, थोड़ा मस्तमौला, बातों में हंसमुख और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। दोनों के पास न खेत थे न जमीन, सिर्फ एक पुराना घर और मेहनत करने वाले हाथ। उस दिन आसोज का महीना था। सुबह की हवा ठंडी होने लगी थी। गांव के चौपाल पर लोग अपने सिर पर गमछा बांधकर बैठे हुए थे। अरे इस बार तो लग रहा है ठंड जोरों की पड़ेगी। पिछले साल तो आधे लोग तो बीमार ही पड़ गए थे। भोलाराम ने शांत स्वर में कहा। काका, इस बार तो हमारे पास पुराने कपड़े भी नहीं हैं। सोहन हंसते हुए बोला, भाई चिंता मत कर, जंगल से लकड़ियां काट लेंगे और बाजार में बेच देंगे। थोड़े पैसे आ गए तो कंबल ले आएंगे। हाँ रे, चलो कल सुबह ही चल पड़ते हैं जंगल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई चल पड़े। हाथ में कुल्हाड़ी, पीठ पर पुराना बोरा और पेट में बस एक रोटी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। सोहन बोला, भाई देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना लगता है ना। भोलाराम बोला, हाँ रे, पर सुंदरता से पेट नहीं भरता। चल जल्दी काम शुरू कर, सूरज चढ़ने से पहले जितनी लकड़ी काट लें उतना अच्छा। अरे भाई, तुम तो हर वक्त काम की बात ही करते रहते हो। भोलाराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। काम ही तो जीवन है सोहन। बिना काम के भूख लगती है और भूख इज्जत छीन लेती है। दोनों ने दिन भर पसीना बहाया, लकड़ियों के गट्ठर बनाए और शाम ढलने से पहले गांव के बाजार में बेचने पहुंचे। वहां लकड़ी का भाव बहुत कम था। सारी लकड़ी बेचने के बाद उन्हें केवल 25 रुपए मिले। बस भाई, इतने में तो एक चाय भी मुश्किल से मिलेगी। भोलाराम मुस्कुराया। पैसे कम हैं पर मेहनत की कमाई है। कल फिर चलेंगे, धीरे धीरे कुछ बच जाएगा। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। भोलाराम और सोहन थके हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन गोमती बुआ खड़ी थीं। गोमती बुआ लगभग 55 साल की थीं, गांव की सबकी माँ जैसी। बुआ बोली, अरे बेटा, दिन भर जंगल में रहे, कपड़े तो देखो कैसे गीले हो रखे हैं। हाँ बुआ, लकड़ी तो काट ली पर ठंड से हड्डियां जम गईं। बुआ ने घर से एक पुराना कंबल लाकर दिया। लो बेटा, ये रख लो, कल से हवा और तेज चलेगी, थोड़ा कंबल ओढ़ लेना रात में। बुआ, आप न होती तो कौन बेटा, गरीब तो वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम दोनों के पास तो मेहनत है, ईमान है, भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। छप्पर की टीन ससस की आवाज में कांप रही थी। भोलाराम ने कंबल ओढ़ लिया, पर सोहन के पैर फिर भी बाहर निकले हुए थे। भाई, लगता है इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। हिम्मत रखो सोहन, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे, फिर बाजार से पुराना रजाई ले आएंगे। सोहन बोला, भाई कभी कभी सोचता हूँ क्यों ना शहर चले जाए, वहाँ काम भी मिलेगा, कपड़े भी। शहर में रोटी मिलेगी पर सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी, ये हवा, सब अपने हैं। सोहन ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। तारों से भरा हुआ नीला आसमान। भाई, अगर हमारे पास भी खेत होता तो हम गेहूं बोते, सरसों लगाते और फिर ठंड में गरम रोटियां खाते। भोलाराम मुस्कुराया। होगा रे, एक दिन होगा। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर ठंडी हवा बार बार दरारों से भीतर घुस आती। भोलाराम ने नींद में भी महसूस किया कि सोहन कांप रहा है। उसने अपना कंबल आधा सोहन पर डाल दिया। भाई तुम भी ओढ़ लो। सो जा रे, मेरा मन गर्म है। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बाहर आंगन में बैठे थे। भोलाराम आग सुलगा रहा था और सोहन हाथ तापते हुए बोला, भाई
अब तो सच में कपड़े लेना जरूरी है। हाँ, पर पैसे अभी पूरे नहीं हुए। भाई, मैं सोचता हूँ ना, अगर हम खुद लकड़ी बेचने की जगह कोयला बनाकर बेचें तो ज्यादा दाम मिलेंगे। कोयला, ये तो बढ़िया विचार है। बस थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, पर ठंड भी तो अब बढ़ने वाली है। लोगों को कोयले की जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। सुंदरपुर में अब ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों से टपकती और धरती पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती। लोग अपने सिर पर ऊनी टोपी और कांधे पर कंबल डाले खेतों की तरफ निकलते। गांव के हर घर में चूल्हे की गर्मी और गुड़ की महक फैलने लगी थी। लेकिन भोला राम और सोहन के घर में अब भी ठंड की चुभन थी। पुराना कंबल अब फटने लगा था और मिट्टी की दीवारें ठंडी सांसें छोड़ रही थीं। एक सुबह सोहन कांपते हुए उठा। सूरज की पहली किरण भी कोहरे में खो गई थी। उसने हाथ मसलते हुए कहा, भाई, आज तो लगता है हाथ सुन्न हो जाएंगे। हाँ, हवा में नमी ज्यादा है। चलो थोड़ा चाय बना लेते हैं, तब तक तन गर्म होगा। भाई, अगर दूध और चाय पत्ती होती तो जरूर बना लेते। अरे रे, भूल गया कि हमारे घर में तो सिर्फ उम्मीद ही बची है। दोनों हंसते हैं, लेकिन हंसी के पीछे छुपी चिंता साफ दिखती है। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। दोपहर होते होते उन्होंने बोरा उठाया और फिर से जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा में उनके पैर सुन्न पड़ रहे थे, पर पेट की भूख और जिम्मेदारी उन्हें आगे धकेल रही थी। जंगल में हर ओर धुंध छाई थी। पेड़ मानो सफेद कपड़े ओढ़े खड़े हों। भाई, लगता है आज ज्यादा लकड़ी नहीं कट पाएगी। हाथ ही जम रहे हैं। जब तक सांस चल रही है कुल्हाड़ी भी चलेगी, रुकना नहीं है। दोनों ने दिन भर लकड़ी काटी, फिर शाम को उसे बेचने बाजार पहुंचे। इस बार भाव थोड़ा बेहतर था, 40 रुपए मिले। वाह भाई, आज तो दाल और थोड़ा तेल भी आ जाएगा। हाँ, आज तो भगवान ने सुन ली हमारी। जब वे लौटे तो गोमती बुआ दरवाजे पर बैठी थीं। उन्होंने देखा कि दोनों के हाथ फटे हुए हैं। ठंडी से चेहरा लाल पड़ गया है। बेटा, इतनी ठंड में क्यों जाते हो जंगल? बीमार पड़ जाओगे तो कौन देखेगा? बुआ, पेट की आग ठंडी नहीं होती, उसे बुझाने के लिए ही ठंड से लड़ना पड़ता है। लो बेटा, ये खा लो। भूख लगने पर मेहनत नहीं होती। बुआ, आप तो सच में माई जैसी हैं। तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत होती है। रात को जब दोनों भाई आंगन में बैठे थे, सोहन ने धीरे से कहा, भाई, मैंने सोचा है कि हम लकड़ी को जलाकर कोयला बना लें। कोयला? लेकिन वो कैसे बेचेंगे? लोगों को अब अंगीठी के लिए कोयला चाहिए। अगर हम लकड़ी को जलाकर ढक दें तो वो कोयला बन जाएगा। मुझे बचपन में बाबूजी ने तरीका बताया था। भोला राम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर ये काम चल पड़ा तो सर्दी में भी भूखे नहीं रहेंगे। तो तय रहा, कल से कोयले का धंधा शुरू। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह लकड़ी लेकर जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ी रखी और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। धीरे धीरे लकड़ी जलने लगी। सोहन, ध्यान रखना कि धुआं ज्यादा ना निकले, वरना सारा कोयला राख हो जाएगा। भाई, मैं बच्चा नहीं हूं अब। 3 दिन बाद जब उन्होंने गड्ढा खोला तो भीतर काले चमकदार कोयले की परत थी। देखो भाई, हमारा कोयला तैयार है। वाह रे सोहन, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज निकला। दोनों ने कोयला बोरे में भरा और बाजार पहुंच गए। इस बार उन्हें 90 रुपए मिले। भाई, अब तो कंबल और दाल दोनों आ जाएंगे। और कल से 2 गड्ढे बनाएंगे। रात को दोनों ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया, रोटी, दाल और थोड़ा गुड़। घर में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की गूंज थी। भाई, देखा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हाँ रे, अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करे तो भगवान रास्ता दिखा ही देता है। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उनके छोटे से घर के भीतर पहली बार रोशनी सी लग रही थी। लेकिन किस्मत कब चैन लेने देती है। एक रात अचानक तेज आंधी चली। छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। ठंडी हवा भीतर घुस आई। भाई, छत उड़ गई। ओह, ये तो बुरा हुआ। दोनों ने किसी तरह पुराने बोरे और लकड़ी के तख्ते से छेद ढका, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि ठंड सीधा शरीर में उतर गई। भाई,
लगता है अब बुखार चढ़ जाएगा। नहीं रे, तू मजबूत है, सुबह तक संभल जाएगा। पर अगली सुबह सोहन सच में बुखार में तप रहा था। अरे सोहन, आंख खोल, कुछ खा ले। भाई मुझे ठंड लग रही है। भोलाराम की आंखें भर आईं। वो भागा गोमती बुआ के घर गया। बुआ, सोहन को तेज बुखार है, कुछ दवा है आपके पास? गोमती बुआ ने जल्दी से तुलसी के पत्ते, अदरक और गुड़ का काढ़ा बनाया। ले बेटा, इसे पिला दे और चूल्हे के पास बिठाकर रख। भोलाराम वापस आया और सोहन को काढ़ा पिलाया। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। भाई तुम पूरे दिन मेरे पास बैठे रहे। भाई से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। कुछ दिन बाद सोहन ठीक हो गया। दोनों ने फिर जंगल जाना शुरू किया। इस बार ठंड और बढ़ गई थी, पर अब उनके भीतर डर नहीं था। भाई अब ठंड हमें नहीं रोक सकती। सही कहा, ठंड बाहर है पर हमारे दिल में गर्मी है, मेहनत की। दोनों की आंखों में चमक थी। कोयले का धंधा धीरे धीरे चल निकला। लोग उनके पास खुद कोयला लेने आने लगे। अब उनके घर में आग नहीं बुझती थी। वो आग थी हौसले की, उम्मीद की और भाईचारे की। सुंदरपुर पर इस बार की ठंड ने कहर बरपा दिया था। सूरज कई कई दिन बाद भी बादलों की मोटी परत के पीछे छुपा रहता। सुबह के वक्त पूरा गांव बर्फीली हवा में कांपता था। नदी पर पतली परत जम गई थी और पेड़ों की टहनियां ठंडी ओस से भीगी रहती। गांव के चौपाल पर अब कोई नहीं दिखता था। लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते। बाहर सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी-कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। भोलाराम और सोहन के लिए ये ठंड किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनके पास न खाने को कुछ था, न जलाने को लकड़ी। जो थोड़ा बहुत कोयला उन्होंने बचाकर रखा था, वो भी अब खत्म होने लगा था। भोलाराम ने मिट्टी का चूल्हा देखा। उसमें सिर्फ राख बची थी। भाई अब क्या करेंगे? लकड़ी के लिए जंगल जाए तो ठंड में पैर जम जाते हैं, और घर में रहें तो भूख से जान चली जाए। भोलाराम कुछ देर चुप रहा। उसने अपने कांपते हाथों से दीवार को सहारा लिया और बोला, हिम्मत रखो सोहन, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। भाई अब तो उम्मीद भी ठंडी लगने लगी है। नहीं रे, देखना सूरज फिर निकलेगा। ठंड चाहे जितनी बड़ी हो, पर इंसान के दिल की आग उससे बड़ी होती है। बाहर गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर चुके थे। किसी के चूल्हे से धुआं नहीं उठता था। सिर्फ गोमती बुआ का घर था, जहां कभी-कभी धुएं की पतली लकीर दिखाई देती। बुआ उम्र दराज थीं, पर हिम्मती। उन्होंने अपने घर में पुरानी लकड़ियों को जोड़कर चूल्हा जलाया हुआ था। जब उन्होंने देखा कि भोलाराम और सोहन के घर से धुआं नहीं उठ रहा, तो उन्होंने अपने पोते को भेजा। जाओ बेटा, देखो भोलाराम और सोहन ठीक हैं कि नहीं। लड़का भागता हुआ पहुंचा और बोला, बुआ, उनके घर में तो अंधेरा है और दरवाजा भी भीतर से बंद है। उन्होंने अपने सिर पर शॉल ली और धीरे धीरे वहां पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। भोलाराम बेटा, दरवाजा खोलो। वो हम ठीक हैं। बुआ ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों भाई कांप रहे थे और आग बुझ चुकी थी। अरे भगवान, ये क्या हाल बना लिया तुमने। लो बेटा, इससे थोड़ी देर गर्मी मिलेगी। बुआ, अब तो पेट की आग भी ठंडी हो गई है। बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों के सामने कुछ रोटियां ही रखीं। खाओ बेटा, मैंने गुड़ भी रखा है। कल तक सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। रात का समय था। हवा इतनी ठंडी थी कि दीवारों से भी बर्फीली नमी टपक रही थी। आसमान में बादल थे, कोई तारा नहीं दिखता था। घर के अंदर छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बार बार हिल रही थी, मानो ठंड से वो भी कांप रही हो। भाई अगर कल भी धूप नहीं निकली तो शायद हम। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। कुछ नहीं होगा रे, देख ये लौ जल रही है ना, जब तक ये जलेगी हम भी जलते रहेंगे, उम्मीद में। सोहन ने उस लौ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हल्की मुस्कान भी थी। भाई तुम हमेशा कैसे इतना भरोसा रखते हो? क्योंकि अगर भरोसा चला गया
तो जिंदगी ठंड से पहले ही मर जाएगी। भोलाराम बोरा और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतर रही थी। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। हर कदम पर पैर जमीन से चिपक रहे थे। वो जंगल पहुंचा, कुछ लकड़ियां काटी, पर अचानक तेज हवा चली और बर्फ की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगीं। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, बस इतना दे दे कि आज चूल्हा जल जाए। उसने लकड़ियां उठाई और लौटने लगा, पर रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि उसका शरीर डगमगाने लगा। उसके होंठ नीले पड़ गए, हाथ सुन्न। वो बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। सोहन, मैं आ रहा हूँ रे भाई। बस इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। शाम होने लगी थी। सोहन घर में बैठा इंतजार कर रहा था। बार बार दरवाजे की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर लेता। भाई कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई। बाहर हवा चल रही थी। मोमबत्ती की लौ बुझते बुझते फिर जल उठती थी। रात हुई, लेकिन भोलाराम नहीं लौटा। सोहन कांपते हुए उठा और बोला, मैं नहीं बैठ सकता अब। भाई को कुछ हुआ है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा ने उसे झकझोर दिया, पर वो डगमगाते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। धुंध में उसे कुछ दिखा, जमीन पर लकड़ियों का गट्ठर, और उसके पास कोई पड़ा था। भाई भोलाराम। उसने भाई का सिर अपनी गोद में लिया। भोलाराम का चेहरा शांत था, होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो नींद में चला गया हो। सोहन की आंखों से आंसू बह निकले। भाई, तुमने कहा था ना कि सूरज फिर निकलेगा। देखो, तुम्हारे बिना ये ठंड कितनी बेरहम लग रही है। वो देर तक वहीं बैठा रहा। हवा चलती रही और धीरे धीरे आसमान में बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरण झांकने लगी। सोहन ने आसमान की ओर देखा। उसने आंसू पोंछे और बोला, भाई, तुम्हारा कहाँ सच निकला? सूरज फिर निकला है। वो बोरा उठाकर घर लौटा। लकड़ियां उसने चूल्हे में रखीं, आग जलाई, लपटें उठीं और कमरे में पहली बार गर्मी फैली। सोहन ने धीरे से कहा, ये आग अब तेरे नाम की है भैया। अगले दिन गोमती बुआ जब आईं, तो देखा घर के अंदर आग जल रही थी। दीवारों पर गर्माहट थी, पर कोने में भोलाराम की तस्वीर रखी थी, जिस पर सोहन ने फूल चढ़ाए थे। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान ऐसे भाई हर घर में दे दें। भाई गया नहीं है बुआ, वो इस आग में, इस रोशनी में और मेरे हर सांस में जिंदा है। बाहर सूरज पूरा निकल चुका था। ठंडी हवा अब कुछ नरम थी और सुंदरपुर की मिट्टी में भोलाराम की मेहनत और प्यार की खुशबू बस गई थी।